हेलो स्टूडेंट। आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जी चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 10 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 9 तक पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। ए प्लॉट ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगेंस्ट द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ ए स्टेबल न्यूक्लियाई एग्जिबिट्स अपवार्ड डेविएशन फ्रॉम लिनियरिटी फॉर एटॉमिक नंबर जेड ग्रेटर देन 20। तो ये वाला ग्राफ तो बता ही थे कि न्यूट्रॉन वर्सेस प्रोटॉन का अगर ग्राफ बनाते हैं तो ये जो है लीनियर ग्राफ, मतलब न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन का रेशियो 1, इससे अपवार्ड डेविएट कर जाता है एटॉमिक नंबर 20 के बाद। तो 20 तक तो ये इसी तरह से जाएगा, लेकिन उसके बाद स्टेबिलिटी जोन इस तरह से अपवार्ड डायरेक्शन में डेविएट करता है। मतलब न्यूट्रॉन वर्सेस प्रोटॉन अगर इस तरह आया, इस रीजन में आया, तो आपका स्टेबल मॉलिक्यूल होगा, नहीं तो रेडियो एक्टिव रहता है। और इसमें भी ये 83 तक ही, 83 के बाद सारा एलिमेंट अनस्टेबल होता है, रेडियो एक्टिव होता है, वो अल्फा पार्ट की लिमिट करके डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो इसमें बोल रहा है कि अनस्टेबल मॉलिक्यूल के लिए n/p रेशियो लेस देन 1 है। ये जो है n/p इक्वल टू 1 का लाइन है, n/p लेस देन 1, मतलब इस लाइन से नीचे आपका न्यूट्रॉन वर्सेस प्रोटॉन का पॉइंट आएगा किसी भी एटम के लिए जो एटम दिया हुआ है। तो इस केस में पॉसिबल मोड ऑफ डीके क्या होगा? तो अगर n/p लेस देन स्टेबल वैल्यू होता, स्टेबल वैल्यू तो n/p से ज्यादा है, अनस्टेबल न्यूक्लियस का दिया हुआ n/p रेशियो लेस देन 1, मतलब स्टेबल वैल्यू से कम है n/p का रेशियो। तो इस केस में क्या होता है? इस केस में प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है प्लस पॉजिट्रॉन इमिट करता है E10। प्रोटॉन 11 से न्यूट्रॉन 01 प्लस पॉजिट्रॉन इमिट करता है। और कभी कभी के इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी हो जाता है, मतलब के सेल का इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर लेता है और प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन -10 न्यूट्रॉन बना लेता है, न्यूट्रॉन 10 प्रोटॉन 11। तो के इलेक्ट्रॉन कैप्चर और पॉजिट्रॉन एमिशन। तो पॉसिबल मोड ऑफ डीके कौन कौन सा होगा? बीटा एमिशन नहीं होगा, पॉजिट्रॉन एमिशन होगा डी, ऑर्बिटल डीके या के इलेक्ट्रॉन कैप्चर ऑप्शन बी। के इलेक्ट्रॉन कैप्चर को ही ऑर्बिटल डीके भी बोलते हैं, क्योंकि के सेल में जो इलेक्ट्रॉन था ये तो न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्ट हो गया, तो ये न्यूक्लियस में चला गया, तो के ऑर्बिटल ही नहीं बचा, नेक्स्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो ये वाला ऑर्बिटल डीके हो गया। तो ऑर्बिटल डीके या के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, तो ये दो पॉसिबल मोड ऑफ डीके है। न्यूट्रॉन इमिशन होगा क्या? तो न्यूट्रॉन इमिशन नहीं होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूट्रॉन इमिट नहीं होता है। इमिट होता है अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, बीटा में फर्दर पॉजिट्रॉन इमिशन या बीटा इमिशन होता है। बीटा इमिशन एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन को ही बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इमिशन हो रहा है तो आप इसको बीटा इमिशन बोल सकते हैं, और अगर पॉजिटिव चार्ज वाला बीटा पार्टिकल इमिट हो रहा है तो इसको पॉजिट्रॉन इमिशन ही बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कंसीडर एन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट साई ऑफ हीलियम प्लस हुज एनर्जी एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m का वैल्यू 0 है, एजीमुथल क्वांटम नंबर l का वैल्यू 2 है, m का वैल्यू 0 है, मतलब l का वैल्यू 2, तो ये d सब सेल है। और एनर्जी दिया हुआ है हीलियम प्लस -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉर द स्टेट साई। तो साई के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो एनर्जी इन nth ऑर्बिट होता है -13.6 Z² तो ये जो है हीलियम प्लस के लिए z का वैल्यू तो 2 होगा, अब n पता चल जाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर -13.6 z 2 का स्क्वायर 4/n² इक्वल टू -3.4। तो यहाँ से n² का वैल्यू होगा, ये जो है 4 टाइम्स होता है, 13.6 इक्वल टू 3.4 इंटू 4, तो n² इक्वल टू 4 इंटू 4, तो n का वैल्यू आया 4, मतलब हीलियम प्लस के 4th ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। तो साई n का वैल्यू हो जाएगा 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इक्वल टू 4, l का वैल्यू 2, मतलब 4d सब सेल है। तो इट इज ए 4d स्टेट, ट्रू है ये स्टेटमेंट, 4d स्टेट है। इट है
2 एंगुलर नोड्स। तो एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इक्वल टू एल। तो किसी भी डी ऑर्बिटल के लिए एंगुलर नोड हमेशा 2 ही होगा, तो 2 एंगुलर नोड सही है। इट है 3 रेडियल नोड। तो रेडियल नोड होता है n माइनस एल माइनस 1। n का वैल्यू है 4, l का वैल्यू है 2 माइनस 1, इसका वैल्यू आता है 1। मतलब इसके पास एक ही रेडियल नोड है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी गलत है। इसके बाद द न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट इज लेस देन 2e। ये जो है पूरा बाह्यात टर्म है। ये बोल रहा है कि न्यूक्लियर चार्ज जो है फोर्थ ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो 2e से कम एक्सपीरियंस करेगा। हीलियम प्लस है, मतलब 2 प्रोटॉन होगा, तो 2 प्रोटॉन के कारण चार्ज होगा 2e। तो फोर्थ ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है ये 2e से कम चार्ज एक्सपीरियंस करेगा। एक्चुअली में पीरियोडिक टेबल में आप पढ़िएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए होता है, मतलब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहता है एटम के अंदर तब वैसा होता है। तो उसमें क्या होता है ना कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो जेड ई से कम चार्ज एक्सपीरियंस करता है। जैसे अगर मान लीजिए कि हीलियम प्लस के जगह मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम रहता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, 3 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो उस केस में इनर ऑर्बिटल में कुछ इलेक्ट्रॉन रहता है इनर ऑर्बिट में, फिर आउटर ऑर्बिट में रहता है। तो इनर ऑर्बिट और आउटर ऑर्बिट इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा सिमिलर चार्ज होने के कारण। तो पॉजिटिव चार्ज के साथ तो ये उतना ही अट्रैक्शन फील करेगा, लेकिन इसके कारण रिपल्सन होता है तो नेट अट्रैक्शन कम रहेगा, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन रिपेल करता है। यही आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है कि नेट कितना अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के द्वारा। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कम अट्रैक्शन में रहता है न्यूक्लियस से, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन रेपेल भी कर रहा है इस कारण से। तो नेट जो है जेड से कम हो जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो वही बोल रहा है कि 2e से कम होना चाहिए। तो 2e से कम कहां से होगा, हीलियम प्लस में एक ही इलेक्ट्रॉन है, वही इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में है। इसके इनर ऑर्बिट जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड ये खाली है, एक इलेक्ट्रॉन है ये फोर्थ में ही है, तो अंदर में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये चार्ज एक्सपीरियंस ही नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन के साथ। मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका 2e से कम नहीं होगा। पीरियोडिक टेबल में आप डिटेल में पढ़िएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट या जेड इफेक्टिव दोनों सेम ही चीज है। स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उतना कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, वो सब देख लेंगे। यहाँ इसका कोई मतलब ही नहीं है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में न्यूक्लियर चार्ज 2e के इक्वली एक्सपीरियंस होगा, तो यह स्टेटमेंट गलत है। पीरियोडिक टेबल में हम लोग पढ़ेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, ये सब। इसके बाद सेक्शन ई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड एंड थर्ड बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -5.42 into 10 to the power -12 erg and -2.41 into 10 to the power -12 erg respectively. Calculate the wavelength of emitted radiation when the electron drops from the third to second orbit. तो हाइड्रोजन एटम का n = 2 और n = 3, सेकेंड का एनर्जी है -5.42 into 10 to the power -12 erg और थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी है -2.41 into 10 to the power -12 erg। अब एनर्जी डिफरेंस दोनों का निकाल लीजिए, तो थर्ड का एनर्जी ज्यादा होता है तो थर्ड माइनस सेकेंड होगा, तो -2.41 माइनस ऑफ -5.42 into 10 to the power -12 होगा, तो ये आएगा 3.01 into 10 to the power -12 erg। कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप करेगा तो इतना एनर्जी वाला फोटोन इमिट होगा। तो एनर्जी तो आपका अर्ग में दिया हुआ है, मतलब सीजीएस यूनिट में है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू hc/λ। इसमें h और c दोनों सीजीएस यूनिट में लीजिए, तो h तो होगा 6.626 into 10 to the power -27 सीजीएस यूनिट में, और स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड होता है, मतलब 10 to the power 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ से h और c का वैल्यू डाल दीजिए, तो वेवलेंथ सेंटीमीटर में निकलेगा, सीजीएस यूनिट में ही निकलेगा, तो वेवलेंथ सेंटीमीटर में आपका आ जाएगा 3.01 into 10 to the power -12
इक्वल टू 6.626 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻17 अपॉन वेवलेंथ इन सेंटीमीटर। तो यहाँ से वेवलेंथ इन सेंटीमीटर आएगा 6.626 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3.01, 19.878 डिवाइडेड बाय 3.01, और ये होगा 10⁻⁻17 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻12, तो ये 10⁻⁻5 आएगा, इतना सेंटीमीटर। सोल्व करने के बाद इसका वैल्यू आता है 6.603 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। तो इतना मीटर वेवलेंथ होगा। इसी को आप चाहें तो एंगस्ट्रॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 मीटर इक्वल टू 10⁻10 एंगस्ट्रॉन होता है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁸ एंगस्ट्रॉन होगा। तो इतना सेंटीमीटर इक्वल टू इतना इंटू 10⁸, इतना एंगस्ट्रॉन 6.603 इंटू 10⁻3, तो 6603 इतना एंगस्ट्रॉन वेवलेंथ होगा। इसी में आप अर्ग के जगह जूल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो जूल में कन्वर्ट कीजिएगा तो H 6.626 इंटू 10⁻34 हो जाएगा, -34, और ये 10⁸ रहेगा। तो यहाँ -34 प्लस 8 -24 होगा, और 1 अर्ग इक्वल टू 10⁻7 जूल होता है। तो यहाँ 10⁻7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इतना जूल होगा। -12 अर्ग था तो -7 और 8 हो जाएगा, तो -19, तो 24 और 19 10⁻5 ही आएगा। गड़बड़ है, कहीं पे गड़बड़ है, क्योंकि जितना सेंटीमीटर उतना मीटर नहीं होता, वो तब होता है जब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। 12 7 19, यहाँ 34 और 8, -34 प्लस 8 26 होगा, तो -2 और बढ़ जाएगा ना, -7। अब सही है ना, इतना मीटर होगा। तभी तो 10⁻2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो 10⁻7 से -5 हो जाएगा। तो वैल्यू वही आना है फाइनली 6603 एंगस्ट्रॉन। इतना मीटर तो इतना सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू इतना एंगस्ट्रॉन, तो इसको 10⁸8 से मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर इतना इंटू 10⁻7 मीटर रहता, तो उस केस में 10⁻10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता एंगस्ट्रॉन में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये प्रॉपर तरीका हुआ। एक और तरीका है, आपको हाइड्रोजन एटम का सेकेंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी पता है। सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और थर्ड ऑर्बिट का होता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी डिफरेंस कितना होगा? एनर्जी डिफरेंस होगा -1.51 माइनस ऑफ -3.4, तो 3.4 माइनस 1.51 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब थर्ड से सेकेंड में अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाला फोटोन इमिट होगा। और एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू होता है 1240 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन नैनोमीटर। तो एनर्जी ऑफ फोटोन पता है 1.89 इक्वल टू 1240 अपन वेवलेंथ इन नैनोमीटर। यहाँ से वेवलेंथ जो है नैनोमीटर में आ जाएगा, नैनोमीटर। तो वेवलेंथ इन नैनोमीटर होगा 1240 डिवाइडेड बाय 1.89। इसका वैल्यू लगभग 657 के आसपास आता है। तो इतना नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉन होता है, मतलब 6570 एंगस्ट्रॉन के आसपास आएगा, जो कि लगभग 6603 एंगस्ट्रॉन ही हो गया। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता तब आप इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको इस वाले वैल्यू का यूज करना होगा। इसको या तो आप SI यूनिट में कन्वर्ट कर दीजिए एनर्जी को, या फिर सारा कुछ CGS यूनिट में लीजिए। H का वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट, तो वेवलेंथ जो आएगा वो भी CGS यूनिट में आएगा, सेंटीमीटर में। ये बस ध्यान रखिएगा। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉन ऑफ द फोटोन that is emitted when an electron in the Bohr orbit n equal to 2 return to the orbit n equal to 1 in the hydrogen atom. The ionization potential of the ground state hydrogen atom is इतना अर्ग पर एटम। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, नहीं गड़बड़ है।
आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल वोल्ट में होगा, अर्ग एनर्जी का यूनिट होता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है, दोनों का वैल्यू तो सेम ही होता है, वो यहाँ वोल्ट लिखना भूल गया था, अगर वोल्ट लिखता तो अर्ग में नहीं आता एनर्जी, उस केस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी ही है, तो इतना अर्ग आयोनाइजेशन एनर्जी है, मतलब एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ये -2.17 इंटू 10⁻⁻11 अर्ग होगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट होता है -13.6 जेड स्क्वायर और आयोनाइजेशन एनर्जी होता है 13.6 जेड स्क्वायर, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट होता है -13.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 1 है, तो इतना होगा आयोनाइजेशन एनर्जी, तो सॉरी इतना होगा एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जितना है उसका नेगेटिव साइन कर दीजिए, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी होगा। अब एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट क्या होता है, तो ये एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट का 1/4 होता है, क्योंकि यहाँ n स्क्वायर से डिवाइड होगा 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, सेकेंड ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 2 है, तो 4, तो इसका 1/4 टाइम होगा एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, तो n इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी होगा -2.17 इंटू 10⁻⁻11 अपॉन 4, ये जो है अर्ग में एनर्जी आएगा, ये वाला फॉर्मूला जो रहता है एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट का, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहता है, लेकिन अर्ग में भी अगर आप कन्वर्ट कीजिएगा तो सिर्फ कांस्टेंट वाला वैल्यू चेंज होगा, कांस्टेंट अलग हो जाएगा, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर तो वही रहेगा, तो अर्ग में भी जितना अर्ग फर्स्ट ऑर्बिट का है उसका 1/4 हो जाएगा सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी, तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, तो अगर इसको आप x मानते हैं तो फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी है -x और इसका है -x/4, तो एनर्जी डिफरेंस होगा 3x/4, -x/4 माइनस ऑफ -x, तो -x/4 प्लस x, तो x -x/4, 3x/4 एनर्जी डिफरेंस है फर्स्ट और सेकेंड ऑर्बिट का, तो सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा तो 3x/4 एनर्जी होगा उस फोटोन का, एनर्जी पता है 3/4 ऑफ 2.17 इंटू 10⁻⁻11, तो इसको hc/λ कर दीजिए, अर्ग में एनर्जी है सीजीएस यूनिट, तो h और c का वैल्यू भी सीजीएस यूनिट में लेना पड़ेगा, h होगा 6.626 इंटू 10⁻⁻27 सीजीएस के लिए, और c होगा 3 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से वेवलेंथ सेंटीमीटर में आ जाएगा। h और c का वैल्यू तो कैलकुलेट किए थे 9.878 आता है, तो 9.878 इंटू 10⁻⁻17 सॉरी 19.878 इंटू 10⁻⁻17 अपॉन 2.17 इंटू 3/4, इसका वैल्यू आता है 1.6275, तो 1.6275 इंटू 10⁻⁻11, तो ये तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, और इसको डिवाइड कीजिए, इसका वैल्यू आता है 12.2, तो वेवलेंथ इन सेंटीमीटर होगा 12.2 इंटू 10⁻⁻6 इतना सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको एंगस्ट्रॉन में वेवलेंथ बताना है, तो एंगस्ट्रॉन में कन्वर्ट करने के लिए 10⁸ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इंटू 10⁸ कर दीजिए, तो 12.2 इंटू 100, तो 1220 एंगस्ट्रॉन वेवलेंथ हो जाएगा। इसको आप फिर से बहुत सारा तरीका है, एक तो अर्ग से जूल में कन्वर्ट कर दीजिए, तो h और c दोनों ऐसा यूनिट में लीजिएगा तो वेवलेंथ मीटर में आएगा, तो मीटर में यहाँ 10⁻⁻8 आएगा, 8 आएगा, और मीटर से एंगस्ट्रॉन में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तीसरा है कि हाइड्रोजन का सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फर्स्ट ऑर्बिट का होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इससे एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू 1240 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन नैनोमीटर, तो वेवलेंथ यहाँ से आएगा 1240 डिवाइडेड बाय 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद वेवलेंथ जो है लगभग 122 नैनोमीटर के आसपास आ रहा होगा, और इतना नैनोमीटर तो इतना इंटू 10 एंगस्ट्रॉन, तो लगभग 1220 एंगस्ट्रॉन वेवलेंथ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे या तो अर्ग वाला या जूल वाला, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है 1240 अपॉन 10.2,
सिंगल ऑप्शन सॉरी ऑब्जेक्टिव टाइप रहता ऑप्शन वाला, तब आप किसी भी फॉर्मूला से लगा सकते थे। इतना के आसपास जो ऑप्शन रहता वही टिक मारना, क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रहा है। तो 1220 की जगह आपका आता मान लीजिए कि 1218 या इस टाइप से 1210, तो आप 1220 वाला मारते। ऑप्शन में दिया हुआ है 1220, 1300, 1500, 1000, तो यही वाला मारेंगे, ऑब्वियस बात है। भले आंसर 1210 आ रहा है तो उसके आसपास यही वाला है ना, लेकिन यहाँ सब्जेक्टिव है तो उस तरह से नहीं होगा। अब जो है अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।